हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीएस के सेगमेंट में। मैं हूं विवेक मिश्रा और आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे और पॉलिटी के सेक्शन को और दमदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि भारत में जो संविधान आया वो किस प्रकार से आया, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हमने पिछली बार आपको बताई थी। और एक शुरू किया था भारत में संविधान के विकास का इतिहास, कैसे कैसे भारत में, और हमने कुछ फैक्ट्स आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे। अब आज की क्लास में वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर पहले देख रहा है, सबसे पहले इसी वीडियो को देख रहा है, तो पहले इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद इसमें आए। क्योंकि अगर आप बीच में क्रम भंग करके दूसरे वीडियो को पहले देखेंगे, पहले को बाद में देखेंगे, तो कुछ न कुछ समझने में समस्या होगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि दो वीडियो जो पहले के उनको देख कर आइए, इस वीडियो को देखिएगा, आपको फायदा रहेगा। तो भारत में संवैधानिक विकास को जब देखा जाएगा तो हमने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट से ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात आती है। और इसके फीचर्स के बारे में हमने बताया था कि ये किसके लिए बनाया गया और किसने बनाया। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेवियर को सुधारने के लिए, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, उनके शासन पद्धति के लिए, उनके पूरे गवर्नेंस के सिस्टम के लिए ये एक्ट बनाया गया। एक्ट क्यों बनाया गया, इसका एक कारण भी था कि जो ब्रिटिश कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जब इन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया प्लासी और बक्सर की बात, तो बंगाल पर अधिकार करने के बाद, प्लासी और बक्सर पर अधिकार, बंगाल पर अधिकार होने के बाद, प्लासी और बक्सर के बाद, आफ्टर प्लासी वार एंड आफ्टर बक्सर वार, इसके बाद क्या हुआ कि यहां के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे, इनके जो एम्प्लॉय हैं, किसके एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एम्प्लॉयज हैं, ये घूसखोरी कर रहे, करप्शन कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, बहुत ज्यादा लोगों से गिफ्ट और उपहार ले रहे। तो आप ये भी जानिएगा कि इनके गिफ्ट लेने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी जान लीजिएगा 1773 के एक्ट में ही इन लोगों को मना कर दिया कि आप लोग अब किसी भी इंडिविजुअल से या किसी व्यक्ति से, भारतीय व्यक्ति से इंडिविजुअल उपहार नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ये लोग उपहार में बड़े बड़े बागान, बड़ी बड़ी रिश्वत उपहार में ले लिया करते थे। जैसा कि देखा जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उपहार में न जाने क्या क्या ले लेते हैं, तो उपहार में ले लेते थे। बात समझिए, ये बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसलिए शामिल की गई, इसलिए इसमें नियम बना दिया गया कि अब कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, कोई उपहार लेगा ही नहीं, एकदम फिक्स कर दिया गया। और ये सब हमने बता ही दिया था कि इस एक्ट में क्या हुआ। यहां पर गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर बिकेम गवर्नर जनरल, एंड वारेन हेस्टिंग्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना। और पहला गवर्नर कौन था, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, पहला गवर्नर कौन था। तो पहला गवर्नर आपका बन गया रॉबर्ट क्लाइव। कौन बन गया, रॉबर्ट क्लाइव। ये पहला गवर्नर आपका बन गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। एंड देन नेक्स्ट पाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर के साथ जनरल ऐड हो गया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
ऑफ बंगाल वाज, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो यही चेंज किया गया और ये सब हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है, उस क्लास को देखिएगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब 1773 से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट आते हैं 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में 1781 में एक आता है संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे कहा जाता है संशोधन अधिनियम, हिंदी में इसे कहते हैं संशोधन अधिनियम, जिसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। एक संशोधन अधिनियम आया, अमेंडमेंट एक्ट है 1781 में, और अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, बस ये समझिए कि यहां पर एक सिस्टम बनाया जा रहा है। और सिस्टम क्या बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से सरकार को परेशान ना करने पाए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बन गया था 1774 में, आप सभी को पता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, आप सभी को पता है 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? कार्यों में इंटरफेयर कर रहा है, कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को यहां थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से कंपनी के कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को परेशान नहीं करेगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट यही यहां पर काम देखने को मिलता है। और यहां पर क्या दिया गया? विधि निर्माण की शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉज, पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉज, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानून बनाने की शक्ति, ये किसी दी गई? ये दे दी गई अब बंगाल को। यानी कि बंगाल जो है ये उड़ीसा, बिहार और सब पर कानून बना सकता है, ये पावर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे समझना है आपको। गवर्नमेंट मतलब यहां पर कोई भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉई है, उसके रूप में समझना है। इसके कार्यों में नो इंटरफियर, कोई इंटरफेयर नहीं करना है, यहां कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, नो इंटरफेयर, यहां पर बिल्कुल इंटरफेयर करना ही नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, उनके कार्यों में टांग नहीं अड़ाना है, देसी भाषा में जो टांग नहीं अड़ाना है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, सिंपल सी बात। तो यहां से इसीलिए आपसे क्वेश्चन बने 1781 से, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। 1773 से बच्चा जितना क्वेश्चन बनता है उतना 1781 से नहीं बनता है। और मैं किनारे हो गया हूं, जो लोग बार बार कहते हैं कि नोट नहीं कर पा रहे, वो लोग नोट कर ले। अब थोड़ी देर के लिए इसलिए मैं हट जाता हूं कि तुम लोग जो है फटाफट से नोट कर लिया करो और पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर मैं आ जाऊंगा तुरंत। अब अगले में आ जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट, इसको देख लो। अगला है 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम ही है पिट्स इंडिया एक्ट। अब वनडे के स्टूडेंट को, वनडे एग्जाम के स्टूडेंट्स को यहां पर बहुत समस्या होती है। हिंदी में लिखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसका नाम सबसे पहले तो यही समझो कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा ही क्यों। तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट केवल इसलिए पड़ा है क्योंकि इस समय विलियम पिट, विलियम पिट इस समय यहां के प्रधानमंत्री हैं। विलियम पिट इस समय यहां के प्रधानमंत्री हैं। कहां के? जिस देश से कानून आ रहा है, विलियम पिट यहां के प्राइम मिनिस्टर है।
इसीलिए उनके समय में, उनके कार्यकाल में एक्ट आ रहा है, इसलिए इस एक्ट का नाम यहां पर बन गया है, इस एक्ट का नाम बन गया है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स का एक्ट है ये, और ये कुछ बड़े परिवर्तन करेगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट कुछ बड़े परिवर्तन करेगा। क्या क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगा, क्योंकि आपको इतिहास में पता होना चाहिए कि 1782 के आसपास हमारे यहां रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ चुका है, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था आ चुकी है। भू राजस्व व्यवस्था का मतलब क्या है? यानी वसूली शुरू हो जाएगी, अब लगान लगेगा, टैक्स। और कंपनी के जो पहले के गवर्नर रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, वेंसिटार्ट, हॉलवेल, तमाम जितने रहे बड़े करप्ट थे, खूब पैसा कमाया धांधली करके इन लोगों ने। इसलिए ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन बहुत चिंता में था, बहुत टेंशन में था। वो चाहता था कि जितना भी खर्चा कंपनी का होता है भारत में, वो खर्चा कंपनी खुद से मैनेज करे, खुद से मैनेज करना शुरू कर दे, कंपनी अपना खर्चा खुद देखे। क्योंकि आपको याद होगा कि कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे कि 1600 में हुई है, 1599 एडी में, जिसको राउंड फिगर में कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, जबकि जो रियल पिक्चर है वो एनसीईआरटी कहता है 1599, और यही मानना चाहिए 1599, लेकिन राउंड फिगर में लोग मानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में इसकी स्थापना होना शुरू हुआ 1608 में, जब फेल हो गई है, 1608 में फेल हो गई स्थापना करने में, भारत आने में। तो इसकी एक फैक्ट्री 1613 में स्टेबल हुई। कहां पर हुई? सूरत में। सूरत में इसकी पहले कमर्शियल फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ। 1613 के बाद 1757 में ये डायरेक्ट वार, पहली बार प्लासी का युद्ध लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने जमाने तक अपने आप को घाटे में ही दिखा रही थी, ये अपने आप को लगातार घाटे में ही दिखा रहे थे, ये कभी फायदे में थे ही नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद यही चाहती थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये अब हमसे पैसा न मांगे। जैसे पापा हमको कुछ भेजते हैं पढ़ने के लिए कि जाओ बच्चा लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद पढ़ के आओ। अब बचवा गए और पंचवर्षीय योजना बना लिया, 5 साल तक उनका प्रिय नहीं कोई निकल पा रहा है, कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा, और ढांढस बधाया जा रहा है कि पापा बस इसी साल निकाल लेंगे। तो पापा कहेंगे ऐसा करो बेटा, अब तुम कुछ व्यवस्था करो, अपना खर्चा पानी देखो। क्योंकि पापा को भी ये अंदाजा है कि पुत्र हमारा थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, उन्हें लग रहा है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं कर रहा है, ये कुछ डिफरेंट वर्क कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत काम में संलिप्त हो गया। तो ऐसा करो बच्चा, खर्चा अपना खुद ही देखो, कहीं तुम उल्टा सीधा न कर रहे हो। सेम वही समझ रही है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि आप समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना बड़ा क्षेत्र आ गया है, जितना बड़ा ब्रिटेन है लगभग उससे बड़ा क्षेत्र आ गया है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सिलहट तक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस तक, ये इतना बड़ा बंगाल होता था। और आज का पूरा बांग्लादेश, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के मन में था कि पहले तुम खर्चा देखना शुरू करो अपना, फिर हम इनके ऊपर नियंत्रण करेंगे। क्योंकि ये भी तो डर था ना कि एक कंपनी को भेजा है हमने व्यापार करने के लिए, जो अब शासन करने जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश से बड़ी हो जाए, ये भी खतरा था। तो नियम बनना शुरू हो गया। क्या नियम बना? सबसे पहला डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की व्यवस्था लाई गई। अब देखो, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, अब एकदम देसी भाषा में कहें तो इनको नाथी पगहा पहनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे नाथी पगहा क्या है? जैसे जानवरों को पहनाया जाता है, ऐसे ही इनको कंट्रोल में लिया जा रहा है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन की व्यवस्था लागू होगी। अब आपके मन में आएगा द्वैध शासन क्या होता है? तो इतिहास पढ़े होंगे अगर,
तो पहले द्वैध शासन मिला होगा 1765 में। कब मिला होगा? 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ था बंगाल में। और द्वैध शासन नहीं समझ में आ रहा है, डुअल लिखा है, डुअल सिम वाला मोबाइल चलाते हो, दुनिया भर का खुरापात करते हो, तो डुअल नहीं समझ पा रहे हो तो खतरे वाली बात है। द्वैध मतलब दो लोगों का शासन, दो व्यवस्थाओं का शासन। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब दो लोगों की शासन व्यवस्था। यहां पे जो हुआ था, यहां दो प्रकार के अधिकार बन गए थे। एक अधिकार बन गया था सदर ए निजामत। घबराना नहीं कि तुरंत भाग के खड़े हो जाओ, और पेपर हल्का नहीं आता है, यूपीएसआई में बहुत ही खोपड़ी फोड़ क्वेश्चन पूछेगा। और एक था सदर ए दीवानी, ये 1765 में था बंगाल में जो लागू हुआ, सदर ए दीवानी। क्या क्या मतलब है बच्चा, इसको ध्यान से समझो। यहां पर व्यवस्था है, सदर निजामत की क्या व्यवस्था है कि ये कानून व्यवस्था देखेंगे। कानून व्यवस्था देखने के लिए कुछ भारतीयों को ही नियुक्त किया गया था, सिताब राय, रजा खां। और सदर दीवानी मतलब ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करेगा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि कर संग्रह, राजस्व संग्रह करेगा। अंग्रेजी वाले भी थोड़ा खोपड़ी खोल के देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, होश में रहे। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यहां लिखा हुआ है डुअल गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखा है सदर ए निजामत। तो सदर ए निजामत एज ए नाउन टर्म, ये नाम है, इसका इंग्लिश लिखना कोई मतलब थोड़ी है। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो, सदर ए निजामत। तो इतना नहीं समझ पा रहे हो तो मतलब प्राइमरी में एडमिशन ले लो फिर। सदर निजामत और सदर ये दीवानी ऐसे लिखना, और कुछ नहीं है। ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है। हमने बता दिया कि ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का पूरी व्यवस्था है कि लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। और भारतीयों को ही नियुक्त किया गया था, ये 1765 में लागू हुआ। लेकिन ये डिफरेंट है, 1774 में जो आ रहा है ये डिफरेंट है, 84 में जो आ रहा है, सॉरी 84 में, 84 में। यहां द्वैध शासन कैसे, अब कंपनी को अपने पकड़ में लेना है, उसको छोड़ना नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो क्या करेगी, एक बना दिया BOC, एक बना दिया BOD, BOC एंड BOD यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मींस नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। अब लड़का लिख तो लेता है ये कि नियंत्रक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको कहता है कि निदेशक मंडल है, लेकिन घबरा कहां जाता है कि समझ में नहीं आता ये हैं कहां और कौन से लोग हैं। और ऑफलाइन में तो पूछ ही नहीं पाता क्लास में, सोचता पूछ लेंगे तो कहीं टेंशन ना हो जाए। तो प्रैक्टिकली समझो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कौन है, कहां पर है, तो एकदम ध्यान से समझो बच्चा। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है। कहां पर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, यानी कि ब्रिटेन की संसद का सदस्य है। ये ब्रिटेन की संसद में बैठा रहता है, वहीं से नियंत्रित करता है। और ये एक नहीं है, बोर्ड है। बोर्ड मतलब कई लोग हैं, समूह है कई लोगों का, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश संसद के कुछ लोगों का काम केवल यही है कि वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें, ज्यादा कूदने फादने ना पाए ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कई सदस्य थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठता था बच्चा, तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला। अगला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, इन्हीं के ऊपर तो इनका नियंत्रण रहेगा, इन्हीं को ये BOC कंट्रोल्ड BOD एंड BOD कंट्रोल्ड इंडियन गवर्नेंस और गवर्नेंस ऑफ बंगाल एंड अदर इंडिया।
यानी कि बीओसी बीओडी को कंट्रोल कर रहा, नियंत्रक मंडल ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले कंपनी के अधिकारियों को मैनेज कर रहे, और कंपनी के अधिकारी भारत की जनता को मैनेज कर रहे। समझ में आवा? अब एकदम चकाचक है मामला, ऐसे बोलना है, ऐसे समझना है। तो सबसे पहला काम यहां से ये हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा हम किनारे भी लेते हैं, तुम लोग फटाफट से अपना पास करके नोट कर लेना। अगला सबसे पहला ये हो गया 1784 में। दूसरा क्या हुआ? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा खर्च भारतीय राजस्व से पूरा करेगी, राजस्व से पूरा करेगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंटेंट all revenue expenditure या expenses which is in India, जो भारत में हो रहा, which is in India, जो भारत में हो रहा, मतलब भारत में जो भी खर्चा होगा, जितना भी भारत में खर्चा होगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से करेगी खर्चा, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मिलेगा। चेंज हो गया माहौल। अगला कार्यक्रम क्या हुआ? ये दो बातें हो गई, एक बीओडी हो गया, बीओसी हो गया, एक ये काम हो गया कि अब कंपनी अपना खर्चा खुद ही देखेगी, किसी प्रकार से कुछ मिलने वाला नहीं है, मामला हो गया खत्म। और जो 5 लोग, 4 गवर्नर और 1 गवर्नर जनरल थे, आपको याद है रेगुलेटिंग एक्ट में, नहीं तो पिछले वीडियो में देख लेना, उनकी संख्या घटाकर यहां पे 4 क्या थे? 4 गवर्नर थे, 4 गवर्नर है, 4 गवर्नर और 1 था गवर्नर जनरल। एक कौन था? गवर्नर जनरल। तो ये जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं, इनकी संख्या घटा दी गई। ये गवर्नर और ये गवर्नर जनरल संख्या घटा दी गई। जो पहले 4+1 थे, अब ये क्या कर दिए गए, यानी 4 गवर्नर थे, 1 गवर्नर जनरल था। अब इस एक्ट में क्या बदला गया? 3 गवर्नर हो गए, 1 गवर्नर जनरल हो गया, यानी संख्या हो गई 4। 3 क्या बन गए? गवर्नर जनरल, और गवर्नर बन गए, और 1 क्या बन गया? गवर्नर जनरल। ये 3 बदलाव हुए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में। कंट्रोल कर लिया गया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक बात है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, और यही वो नियम है, 1784 के नियम के द्वारा ही यह व्यवस्था बनाई गई, इसी एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि ब्रिटिश एम्पायर कहा गया, भारतीय शासन को ब्रिटिश एम्पायर शब्द कहा गया। पहली बार ब्रिटिश एम्पायर टर्म का प्रयोग हुआ, यानी कि इंडियन गवर्नेंस हैज बीन कॉल्ड। भारतीय शासन को क्या कहा गया? ब्रिटिश एम्पायर। भारत शासन को क्या कहा गया? भारतीय शासन जो था ब्रिटेन का भारत में, अब इसे ब्रिटिश साम्राज्य कहा गया। पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य का प्रयोग हुआ कि ये ब्रिटेन का शासन है, इंपीरियलिज्म है, साम्राज्य मतलब इंपीरियलिज्म, तो इंडियन इंपीरियलिज्म कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य। ये चेंज हुआ, इतनी चीजें हुई। अब आते हैं आगे। एक एक्ट और आया था 1793, और यहीं से नाम हो जाता है चार्टर एक्ट। यहीं से नाम होता है चार्टर एक्ट।
चार्टर अधिनियम। चार्टर यहीं से शुरू हो जाता है। अब ये चार्टर एक्ट क्या है? तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसके साथ साथ जो भी नियम आएगा वो चार्टर बोला जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट। अब चार्टर का अंग्रेजी थोड़ी खोजना है, चार्टर मतलब ऐसे लिख लो, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। अब यहां पर क्या क्या व्यवस्था आ गई, यहां क्या ऐसा लागू हुआ, यहां ऐसे कौन से अधिकार दिए गए जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन इस समय जो जो शासन में है वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय क्या है, गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल है। आप गवर्नर का नाम पढ़ते ही हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या इसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि भारत में सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसके द्वारा जो दिए गए नियम थे, द रूल्स theory of Cornwallis known as कॉर्नवालिस कोड। इसे कॉर्नवालिस कोड कहा जा रहा, कॉर्नवालिस संहिता कहा जा रहा, तो कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है इसके नियमों को। ये कॉर्नवालिस बड़ा फेमस है। और यहीं से भारत में तमाम व्यवस्थाएं शुरू होंगी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था 1793 से शुरू होती है, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था। बाकी नियमों कानूनों से कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, इसको जानते रहिएगा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐतिहासिक दृष्टि से ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ चीजें और याद रखना है। तो 1793 के आसपास, 1793 के आसपास स्थायी बंदोबस्त दहसाला व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इतनी चीजें आप नोट करिएगा। अब यहां से हमने बताया कि 1793 से कोई एक्ट वाला, संविधान के विकास वाला वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए, अब 1813 आएगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले कुछ और घटना समझनी है, तभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। क्या समझना है, देखो ध्यान से। 1789 भारत में नहीं कुछ हो रहा, ध्यान समझना। 1789 का समय बड़ा इंपॉर्टेंट, और विश्व में जो घटनाएं होती हैं ये बड़े इंपैक्ट लेकर आती हैं, बड़े प्रभाव लेकर आती हैं। ये 1789 क्या है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब है फ्रांसीसी क्रांति से मतलब यह हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से मतलब यह हुआ सीधा नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, सीधा नेपोलियन को समझिए, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन मींस नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक व्यवस्था लेकर आया था। मैं क्यों बता रहा हूं भी, देखो इसके आगे वाली कहानी इसी पर बेस है, नहीं तो जीवन भर रटते रह जाओगे। ये जो बात बता रहा हूं अगर इसको पढ़ लिया, इसको सुन लिया, तो अगला एक्ट समझ में आ जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर बस रट्टा मारोगे, याद नहीं होगा, परेशान रहोगे। सुन लोगे, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहानी से ही सब दुनिया चल रही है। कहानी बनाओ, सिलेक्शन पाओ, ध्यान से देखो। नेपोलियन बोनापार्ट, इसने क्या किया, ब्रिटेन का पड़ोसी है, और ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है।
देशों का समूह है। उस समय में 11 देशों का समूह हुआ करता था, आज ये 4 देशों का समूह है। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज नाउ, एंड बिफोर इट वाज ग्रुप ऑफ 11 कंट्रीज। पहले ये 11 देशों का समूह था। लेकिन ब्रिटेन पूरी दुनिया में व्यापार कर रहा है, पूरी दुनिया में व्यापार कर रहा है। नेपोलियन ये फ्रांस का हीरो माना जाता है। जैसे हमारे यहां गांधी जी फेमस हैं, ऐसे ही फ्रांस में नेपोलियन फेमस है। जैसे इटली में मुसोलिनी फेमस है, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, फ्रांस में नेपोलियन। नेपोलियन ने ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन में बड़ा तगड़ा तकरार चलता था। नेपोलियन एक व्यवस्था लेकर आया जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये आपको नोट नहीं करना है, केवल सुनना है। महाद्वीपीय व्यवस्था, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। महाद्वीपीय व्यवस्था, ये चुटका शास्त्र नहीं पढ़ रहे, उसको पढ़ लोगे तो मामला एकदम फिट हो जाएगा। इसने कहा ब्रिटेन से कि हम ये व्यवस्था लाए हैं। ब्रिटेन और सारे देशों की बैठक बुला लिया। ब्रिटेन ने पूछा इसमें क्या है भैया? कहा इसमें यह है कि तुम केवल आउटसाइड यूरोप व्यापार करोगे। मतलब तुम्हें यूरोप में व्यापार नहीं करना है, चाहे इंडिया में करो, अफ्रीका में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, चाइना में करो, दुनिया में कहीं करो, यूरोप छोड़ो। क्योंकि हम लोग भिखारी हो रहे, तुम अमीर हो रहे हो। तो यूरोप यूरोपियों के लिए है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का नाम सुना होगा सब लोगों ने। यूरोप महाद्वीप, यूरोप फॉर यूरोपियंस, यूरोप यूरोपियों के लिए है। और तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, दुनिया में तुम्हारा बहुत राज चल रहा है, तुम अब केवल बाहर व्यापार करो, हम लोगों को भी जीने खाने दो, नहीं तो हम लोग तो निपट जाएंगे। हर जगह तुम्हें व्यापार करोगे, तुम्हें व्यापारी तगड़े वाले हो। क्योंकि सभी देशों की मीटिंग थी, तो ब्रिटेन को मानना पड़ा। अब ब्रिटेन सदमे में आ गया कि इंडिया में और बहुत से देशों में तो केवल हमारी एक ही कंपनी काम कर रही। अब इसी का प्रभाव देखो क्या होगा। अगला है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। तुरंत इस पर प्रभाव आएगा, जिसको रट्टा मारते हो सब लोग। क्या प्रभाव आएगा बच्चा? प्रभाव ये आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया एक बार लिख दे रहे, इसका 60 फॉर्म बना देंगे, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम इसे क्या लिखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखेंगे आगे, समझ जाना सब लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार या भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन से व्यापार को छोड़कर, इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी has been restricted
इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ ट्रेड ऑफ टी ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड विथ चाइना ट्रेड विथ चाइना। अब हिंदी अंग्रेजी सबके टेंशन समाप्त हो चुका है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, देखो ज्यों वहां पर रोक लगाया, वहां पर ज्यों रोक लगा दिया कि जो है ब्रिटेन जो है यूरोप में व्यापार नहीं करेगा, तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहा कि अब ये केवल भारत में क्या करेगा? भारत में चाय का व्यापार करेगा और चीन से व्यापार करेगा, ये दो करेगा। इसको केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुनना सभी लोग, नहीं तो उड़ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय वाले व्यापार में और चीन वाले व्यापार में कोई और कंपनी नहीं आएगी। इसके चाय और चीन के साथ व्यापार में कोई और कंपनी नहीं आएगी, लेकिन भारत के सभी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहेगी। और ब्रिटेन की जो कंपनियां अब यूरोप में व्यापार नहीं कर पाएंगी, अब यूरोप में उनका मार्केट छिन गया क्योंकि फ्रांस ने छिनवा दिया, वो भी भाग के कहां आएंगी? इंडिया तो आएंगी। तो चाय और चीन के साथ व्यापार तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन भारतीय व्यापार में जितने भी ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो सब आ जाएंगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अकेले वाला पूरा सिस्टम समाप्त हो गया। अब ये अकेले व्यापार नहीं करेगी। अभी तक ये अकेले कनवा राजा बने हुए थे, अब इनका व्यवस्था समाप्त। समझ में आ गया होगा सबको? नहीं समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर से सुनना, ध्यान से रोक लेना, दोहरा लेना, रिवीजन कर लेना, आगे बढ़ो। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या दिया गया बच्चा? 1833 का चार्टर अधिनियम। यहां क्या दिया गया? इसको देखिए, ध्यान समझिए। अब उसी के बाद आया, देखो 20-20 साल पे आ रहा, जैसा हमने समझाया था। ध्यान से देखो क्या होगा यहां पर। अभी तक चाय और चीन के साथ छोड़ दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी क्या हुआ? पिछले वाले का ही इंपैक्ट है बच्चा, एकदम समझ में आ रहा होगा। नाउ द ट्रेड मोनोपोली of East India Company has been totally restricted. पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब और चाय और चीन वाला लफड़ा खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो चीन में अकेले व्यापार करेगी, ना तो चाय का अकेले व्यापार करेगी, और ना तो भारत में अकेले व्यापार करेगी। अब ब्रिटेन की सभी कंपनियां भारत में, जैसे लग रहा है भारत में अब कंपनियों का मेला लग जाएगा। सब लोग आ जाएंगे व्यापार करने के, चलो भैया यहां व्यापार करो सब लोग चल के। सबसे पहला काम ये हुआ। सेकंड, ये वो समय है
जब भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका है। तो जब भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका है, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। उसका नाम क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो यहीं से क्या हो जाएगा? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ध्यान से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्या बोला हमने कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लिखेंगे यहीं से 1833 में ही, क्या लिखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? तो पहला गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां लिखना भूल गए, बेंटिक लिख लेना, बेंटिक। तो इसका नाम हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और क्या हुआ यहां पर? दो बातें हो गई। और क्या हुआ यहां पर? इसी समय पहला विधि आयोग बना, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया। भारत में कमीशन इन इंडिया, भारत में पहला लॉ कमीशन इंडिया, भारत में पहला, भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। और क्या हुआ बच्चा? इसके बाद आगे बढ़ोगे तो अगला क्या दिखाई पड़ेगा? विधि आयोग का सदस्य किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। विधि आयोग का सदस्य किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले बिकेम द मेंबर ऑफ लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का मेंबर कौन बन गया? लॉर्ड मैकाले। और यहीं से स्लेवरी सिस्टम, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा का अंत हो गया। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा का अंत हुआ। ये सारे काम हो गए 1833 के चार्टर में। समझ रहे? एकदम क्लियर तरीके से समझना। 1833 में इतनी घटनाएं हुई, ये सब सिस्टम बन गया 1833 में। और ये भी प्रयास कर रही थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भारत में शासन करने का मूड अच्छे से था ही इनका।
तो कोशिश कर रहे थे कि जितना भी भेदभाव होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सबको हम आसानी से नौकरियां दे सकें बिना किसी भेदभाव के। ये सारा प्रयास ब्रिटिश सरकार कर रही थी। 1833 में इतने सारे कार्यक्रम हो गए, इसका मतलब भारत में अब कानून बनेगा और लॉर्ड मैकाले आ चुका है। मैकाले का आत्मा भारत पे सवार है ही है, जब से भारत में आया, भारत में इसने कानून बनाया। तो 1833 में वो सारे प्रयास कर दिए गए जिससे पूरा का पूरा भारत पे लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश लोग बने रहे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या दिया गया 1853 में, यहां क्या दिया गया है? तो चार्टर ऑफ 1853 में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा कि चार्टर ऑफ 1853 में आपको सबसे पहला यहां एक घटनाक्रम दिखाई पड़ेगा कि लॉर्ड डलहौजी का शासन है और लॉर्ड डलहौजी के शासन में कई चीजें नई नई यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल का ग्रुप काम कर रहा, पहले से देख रहे, पहले रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा था कि 4 और 1 मिलके कर रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपने देखा कि 3 और 1 मिलके कर रहे थे। अब यहां गवर्नर जनरल के साथ परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे जनता को ये लगे, परिषद मतलब काउंसिल, काउंसिल मतलब जो नहीं समझ पा रहे हैं ग्रुप समझ ले, परिषद मतलब काउंसिल, काउंसिल का मतलब ग्रुप। तो गवर्नर जनरल और काउंसिल, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इंक्रीजमेंट इन द नंबर्स ऑफ मेंबर्स, इन द नंबर्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और क्या हुआ, ये खुली प्रतियोगिता कराना चाहते थे तो भारत में ओपन कंपटीशन सिस्टम आ गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम, ओपन कंपटीशन सिस्टम यानी कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा भारत में लागू कर दी गई। खुली प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कंपटीशन होगा, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कब से हुआ 1853 से, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कर दी गई। सब लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। भेदभाव पिछले वाले में समाप्त किया गया था, जाति धर्म मजहब के आधार पे खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई। और यहां से क्या सिस्टम आया, दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम यहां पर आया कि यहां देखने को मिलेगा दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम, अब यहां पर एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। देश के लेवल की विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं समझ में आ रहा होगा। पूरे भारत के लिए एक विधान परिषद बनेगा, ऐसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। विधान परिषद बनेगा, ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू होगा, एक विधान परिषद बनेगा। और क्या होगा, अगली व्यवस्था क्या आएगी, ये सारी व्यवस्थाएं तो आई जाएंगी, आगे क्या होगा, इन दो व्यवस्थाओं से ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आगे चीजें और बेहतर हो जाएं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा आगे हमें दिखाई पड़ेगा, आगे चलकर दिखाई पड़ेगा कि जब इस तरह की व्यवस्था देंगे तो भारतीयों की भागीदारी शासन में बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय भर्ती नहीं होंगे, जब परीक्षा देंगे, परीक्षा पास करेंगे तो भर्ती होंगे, नौकरी पाएंगे तो भारत की ओपन
भारत के ऊपर भारत वाले शासन करेंगे तो गुलामी की जंजीर और मजबूत होगी। बहुत दिमाग से खेल रहे अंग्रेज। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बड़ा ही खतरनाक चीज। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत यानी कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन। रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी अंग्रेज लेकर आ गए। इसका मतलब क्या है? रीजनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया द कैंडिडेट मस्ट हैव सिलेक्टेड फॉर द कंपनी। अलग अलग भारत के क्षेत्रों से, ऐसा ना हो कि केवल दिल्ली से सब लोग सरकारी नौकरी पा जाएं। यूपी से भी नौकरी पाए, मणिपुर से भी पाए, केरला से भी पाए, तमिलनाडु से भी पाए, हर जगह से सब लोग नौकरियों में आए। यही कहलाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। जैसे जो आज भारत सरकार करती है वो 1853 में अंग्रेजों ने सोच लिया था और लागू कर दिया था कि हर क्षेत्र का आदमी नौकरियों में आए, हर वर्ग का आदमी नौकरियों में आए। ये व्यवस्था वहीं बना दी गई थी। यही 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो आप लोग पढ़ते हैं उसको भी सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं कि डाक तार व्यवस्था यहीं शुरू हुई थी। वो इतिहास का विषय है, ये सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। डाक तार व्यवस्था, पहली ट्रेन 1800 मुंबई से थाने जो चली, ये सब हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो उसमें पढ़िएगा। नैनी से जो है जो चलाई गई, तो ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। यहां शासन के बारे में पढ़ना है, गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, सब घाल मेल नहीं करना है। हाँ, हमने बता इसलिए दिया कि आपके दिमाग का फितूर उतर जाए, कि ऐसा ना लगे कि नहीं मास्टर तो इतने जान रहा है, जितना जान रहा है उतना बता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, जानकारी है, लेकिन वो हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो चर्चा हम उसकी भी कर दी कि डाक तार सेवा, पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विसेज, फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, भारत की पहली ट्रेन मुंबई टू थाने, ये सब कार्यक्रम यहीं पर शुरू हुआ है। ये सब जानते रहिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शासन के हिसाब से। अब आप सभी को पता ही है अगली घटना 1857 की महान क्रांति हो गई। 1857 की महान क्रांति हुई, ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की महान क्रांति हुई। महान क्रांति हुई तो हालत खराब, अंग्रेजों को भागम भाग, टेंशन पड़ गए, समस्या हो गई। अब क्या करें ये लोग? तो 1857 की महान क्रांति के बाद कंडीशन बदली, अंग्रेज बड़े परेशान हुए। तो क्रांति तो भी नहीं पढ़ना, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन क्रांति के बाद एक और एक्ट आया। क्रांति के बाद एक एक्ट आया 1858 में, जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या नाम था? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इसका क्या नाम है बच्चा? इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1857 की जब क्रांति हो गई भारत में, तो एक समस्या आई। अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये साम्राज्य हमारे हाथ से निकल जाए। समझ रहे? सबको एकदम लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ से गया, इस सोने की चिड़िया तो गई, उड़ी। अब तो क्या करें? कुछ जुगाड़ लगाया जाए कि जिससे रुके। तो लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ये उस समय गवर्नर जनरल था। इसी के शासनकाल में ये गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल था। कब? 1857 में।
तो लॉर्ड कैनिंग को संसद में बुलाया गया, ब्रिटेन की संसद में बुलाया गया, कहा आओ तुम्हारी आरती उतारा जाए, तुम कैसे शासन कर रहे थे, विद्रोह हो गया इतना बड़ा। कैनिंग ने कहा कि बच गए, वो तो सिंधिया वगैरह ने साथ दे दिया, यही ग्वालियर वाले सिंधिया, इन्हीं के पूर्वज, और तमाम मराठे जो थे पेशवाई। कहा अगर इन लोगों ने, कुछ भारत के राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम बोरिया बिस्तर बांध कर वापस चले आए होते अभी के अभी। संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा बोला कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब सोच लीजिए कि 1857 की क्रांति का कितना प्रभाव रहा होगा। और वही लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति नहीं थी, तो केवल विद्रोह था। अब सोचिए अगर विद्रोह था तो कैनिंग ऐसा कैसे कहता? इसका मतलब ये विद्रोह नहीं था, ये पूरा का पूरा क्रांति थी, लगभग जाने की नौबत आ गई थी इन लोगों की। तो अब डर के मारे, अब डर के देखो अंग्रेज क्या करेंगे। सबसे पहली पॉलिसी, ये 1858 के एक्ट की घोषणा किया किसने? इसका डिक्लेरेशन किया है, इसका डिक्लेरेशन घोषणा किया है क्वीन विक्टोरिया ने। किसने किया है? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया, घोषणा की। और घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषित किया? 1 नवंबर 1858 को घोषित किया। जो घोषित किया वही नियम बन गया, वही कहलाता है 1858 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो क्या क्या कहा, ध्यान से समझिए। सबसे पहला, अब किसी भी देसी, अब किसी भी देसी रियासत, किसी भी देसी रियासत, किसी भी देसी रियासत का, किसी भी देसी रियासत का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा, अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? नो एक्विजिशन पॉलिसी। अब नो एक्विजिशन ऑफ एनी स्टेट, नो एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स नाउ। यानी कि अब किसी भी देसी राजा के क्षेत्र को हड़पा नहीं जाएगा। आपने सुना होगा कि लॉर्ड डलहौजी राज्यों को हड़प लेता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था। तो अब किसी देसी रियासत को नहीं हड़पा जाएगा। पॉलिसी चेंज, घबरा गए अंग्रेज, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां से निकल जाए भारत। अगला, अगला क्या सिस्टम है? अगला सिस्टम है, जो भारत में शासक रहेगा, भारत के शासन के लिए, फॉर द गवर्नेंस इन इंडिया, फॉर द गवर्नेंस इन इंडिया, भारत के शासन के लिए। क्या होगा बच्चा भारत के शासन के लिए? भारत के शासन के लिए इंडियन सेक्रेटरी स्टेट, यानी कि भारत राज सचिव, इंडियन स्टेट सेक्रेटरी कहो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहो, ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बना दिया, यानी कि एक भारत राज सचिव बना दिया गया। भारत राज सचिव का एक पद बनाया गया। और ये कहां बैठता? ये ब्रिटेन में बैठता। ये कहां बैठेगा? ये बैठेगा ब्रिटेन में, ये बैठेगा ब्रिटेन में। भारत राज सचिव का एक पद बनाया गया, बैठेगा ब्रिटेन में। और इनके साथ कुछ सदस्य भी रख दिए गए, लगभग 15 मेंबर भी इनके साथ जोड़ दिए गए,
ये सब मिलकर भारत का शासन करते। तो भारत के शासन के लिए भारत राष्ट्र सचिव के साथ कुल बना दिए गए 15 लोग शासन देखने के लिए, एक पद बना दिया गया। और क्या किया गया? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया कि क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया, नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट has been removed now British Parliament has been removed the ruling of ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन ही नहीं करेगी, सीधी बात समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन ही नहीं करेगी तो कौन करेगा? डायरेक्टली बाय ब्रिटिश क्राउन, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, डायरेक्टली बाय ब्रिटिश क्राउन, सीधे ब्रिटिश संसद करेगी शासन। ब्रिटिश क्राउन सीधे ब्रिटिश संसद करेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल has been changed in the name of Viceroy, यानी कि जो गवर्नर जनरल के पद का नाम था वो बदलकर वाइसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय, गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गया, जिससे लगे कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो गया। इतना परिवर्तन किया गया, जो विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, इतने परिवर्तन हो गए। तो इतनी बातें अगर पढ़ लिया तो मामला एकदम फिट है। आगे अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको अगली वीडियो में पढ़ा देंगे आप लोगों को। इसको नोट कर लेना, हम किनारे लगे हुए हैं, हमको किनारे लगाते रहो, नोट करते रहो। वीडियो पास कर करके देख लेना, जहां नहीं समझ में आएगा दोबारा देखना, समझा दिया है डिटेल में। एक वीडियो और लगेगा, ये समाप्त हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है ना। सभी लोगों ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद 1861, 92, 99, मतलब कि मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसी कहानी के बाद मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको और समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।